इस कहानी का स्टार्ट होता है सदियों पहले से, जब चाइना पर सोंग वंश की हुकूमत थी। एक दिन ऐसा आया जब दी कास्ट के लोगों ने इनकी हुकूमत पर हमला कर दिया और ये हमला इस कदर खतरनाक था कि सोंग वंश के सिपाहियों के हौसले टूट गए। सोंग वंश सिपाहियों का सिपा सालार बहुत ही दलेरी के साथ दी कास्ट के लोगों के साथ लड़ रहा था, पर दी जाति के सिपाहियों की तादाद लाखों में थी। खुशकिस्मती से सोंग वंश के सिपाहियों का सितारा चमका और जुनबो नामी एक दलेर शख्स ने आकर इनकी मदद की। जुनबो को कुंफू के एक अनोखे स्टाइल में महारत हासिल थी और बड़ी ही दलेरी के साथ उसने दुश्मनों को ढेर कर दिया। इस लड़ाई में वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक छोटी सी नन्ही सी जंगजू शीमी भी थी, जिसके आगे बड़े बड़े जंगजू भी नहीं टिक पाते थे। इन दोनों की हेल्प से दी कास्ट के सिपाहियों को सोंग वंश के सिपाहियों ने नाको चने चबवा दिए। तभी दुश्मनों की एक योद्धा लड़की ने लिन पर हमला कर दिया। वो लड़की लिन पर भारी पड़ रही थी। ये देखते ही जुनबो लिन की हेल्प करने के लिए आया, पर उस लड़की का इरादा इनसे यहाँ पर लड़ने का बिल्कुल भी नहीं था। उस लड़की ने जुनबो से कोई चीज चुराई और फिर फौरन यहाँ से निकल गई और यहाँ से सीधी वो दी कास्ट के लोगों के प्रिंस के पास गई। जो चीज उस लड़की ने जुनबो से चुराई थी, असल में वो एक जेल की चाबी थी, जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक कुंफू मास्टर कैद था। इस सारी जंग की असल वजह यही चाबी थी और चाबी मिलते ही दी कास्ट का प्रिंस अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से वापस चला गया। लेकिन जाने से पहले दो सिपाहियों ने शीमी को किडनैप करने की कोशिश की। ये देखते ही जुनबो अपने घोड़े के ऊपर सवार हुआ और उन सिपाहियों के पीछे जंगल की तरफ निकल पड़ा। और दूसरी तरफ जब उन दोनों सिपाहियों के घोड़े जंगल में पहुंचे तो वो अचानक डर गए और दोनों सिपाहियों को नीचे गिराकर वहां से भाग निकले। तभी उन दोनों सिपाहियों को एहसास हुआ जैसे उनके आसपास कोई चीज है। ये देखते ही वो दोनों सिपाही चौकन्ने हो गए। इसी दौरान अचानक जमीन फटी और एक सिपाही को निगल गई और जो ही दूसरे सिपाही ने मुड़कर देखा तो वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा खौफनाक क्रिएचर खड़ा है और तभी उस क्रिएचर ने इस सिपाही के ऊपर अटैक कर दिया। इसी दौरान जुनबो शीमी को बचाने के लिए वहां पर पहुंच गया और जो ही जुनबो ने इस क्रिएचर के साथ फाइट करने का इरादा किया तो तभी वहां पर अचानक से एक लड़की आ गई। इस लड़की का नाम योईर था। इसने आते ही सबसे पहले इस क्रिएचर को शांत किया और जुनबो से कहा कि ये क्रिएचर इस जंगल का बादशाह है, तुम्हें इससे इजाजत लिए बगैर जंगल में नहीं आना चाहिए था। और जब योईर को ये पता चला कि वो शीमी को बचाने के लिए इस जंगल में आया है, तब उसने इन दोनों को वहां से जाने दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन मजीद असला और सिपाही मांगने के लिए शहर के अधिकारियों के पास जाता है, लेकिन अधिकारी उसे मजीद कुछ भी देने से इनकार कर देता है। लिन उस अधिकारी को समझाने की कोशिश करता है कि जितना असला और सिपाही हमारे पास बचे हैं, उनसे इस शहर की हिफाजत करना बहुत मुश्किल है। ये सब जानने के बावजूद भी वो अधिकारी अपनी जिद पर कायम रहता है। ये देखकर लिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लिन को परेशान देखकर जुनबो से अपने साथ बैठकर शराब पीने के लिए बुलाता है। हकीकत में ये दोनों बचपन के फ्रेंड थे और तभी जुनबो मार्शल आर्ट सीखने के लिए चला गया और लिन फौज में भर्ती हो गया। अब लिन की ख्वाहिश थी कि जुनबो जैसे बहादुर जंगजू फौज में शामिल होकर अपने शहर की हिफाजत करें, पर जुनबो लिन से साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसे चंद सोने के सिक्कों के लिए अपनी जान गंवा देने का कोई शौक नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनबो एक बूढ़े शख्स से मिलने के लिए गया जो पिछले कई सालों से एक जेल में कैद था। इस बूढ़े शख्स का नाम किरमाडा था और ये वही खतरनाक कुंफू मास्टर था जिसे प्रिंस छुड़वाना चाहता था। जुनबो अक्सर इस बूढ़े शख्स से मिलने के लिए जेल में आता और शराब देने के बदले इससे कुंफू सीखता। उस वक्त वूजी कुंफू मार्शल आर्ट सीखने पर सख्त पाबंदी थी, लेकिन जुनबो को इससे फर्क नहीं पड़ता था। जल्द ही वूजी दल के न्यू मास्टर की सिलेक्शन के लिए कंपटीशन होने वाला था, पर जुनबो को इस बात पर यकीन था कि अगर उसने इस फाइट में दो अलग अलग कुंफू स्टाइल्स को आपस में मिला दिया तो उसके सामने इस फाइट में कोई भी नहीं खड़ा रह पाएगा। आखिरकार इस कंपटीशन का दिन आ गया और एक फाइटर ने सभी फाइटर्स को ढेर कर दिया। वो फाइटर वूजी दल के मास्टर के लिए सिलेक्ट होने ही वाला था, तभी वहाँ पर अचानक जुनबो आ जाता है और उस फाइटर को खुद से लड़ने का कहता है। अब इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें जुनबो उसे बहुत ही आसानी के साथ हरा देता है। इस फाइट में जुनबो ने कुंफू की जो न्यू टेक्निक इस्तेमाल की थी वो वहाँ पर बैठे हुए बड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने वार्निंग देते हुए जुनबो को कहा कि वो आज के बाद इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेगा। जुनबो वहाँ पर उनसे कहता है कि कोई भी टेक्निक सीखना इंसान के लिए अच्छा या बुरा नहीं है। इस सब में जरूरी ये है कि टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर बैठे हुए बड़ों के लिए कायदे और कानून सबसे ज्यादा अहम थे, इसीलिए वो सब इस फाइट का रिजल्ट अनाउंस किए बगैर ही उठकर वहाँ से चले गए। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनबो शीमी के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है, पर अचानक उसका चेहरा जर्द
गिर्द पड़ गया। उसे ये बात पता चल चुकी थी कि जिस जेल में किरमाडा कैद है उस जेल की चाबी चोरी हो चुकी है। इसके बाद हम योइर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। हकीकत में ये किरमाडा की बेटी थी और किरमाडा के जेल में होने की वजह से उसकी गद्दी इसी को संभालनी पड़ रही थी। योइर को ये बात पता चल चुकी थी कि उसकी कास्ट के लोग दी कास्ट के लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इसी दौरान दी कास्ट का प्रिंस योइर के पास आता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है ताकि वो दोनों मिलकर पूरे चाइना पर हुकूमत कर सकें। दी कास्ट का प्रिंस योइर को कहता है कि अगर तुम मेरा साथ देने के लिए एग्री हो जाती हो तो मैं तुम्हें किरमाडा की जेल की चाबी दूंगा। इस सब के बावजूद योइर उसका साथ देने से इनकार कर देती है। ये सुनते ही प्रिंस के एक सिपाही ने योइर के ऊपर अटैक कर दिया। योइर के साथी जानते थे कि इस जहर से योइर की अगले 3 दिन में मौत हो जाएगी। ये जानने के बावजूद भी कोई भी शख्स उसकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया। योइर के सभी साथियों को प्रिंस ने पहले ही सोने के सिक्कों के बदले में खरीद लिया था। योइर ये बात जानती थी कि वो अकेली इन सब का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जून बहु अपनी रोज की रूटीन के मुताबिक जंगल में घूमने के लिए गया तो तभी उसकी नजर वहाँ पर योइर पर पड़ी जिसकी हालत बहुत खराब थी। योइर की किस्मत अच्छी थी क्योंकि जून बहु के पास अपनी कुछ खास किस्म की जड़ी बूटियाँ थी जो दुनिया के किसी भी जहर को मार सकती थी। उन जड़ी बूटियों के खाते ही योइर की बॉडी से जहर का असर खत्म हो गया। उसी रात कुछ सिपाहियों ने वूजी महल के ऊपर अटैक कर दिया क्योंकि वो किरमाडा को वहाँ से निकालना चाहते थे। वूजी दल में कोई भी ऐसा जंगजू नहीं था जो इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कर सके। यही वजह थी कि वो बहुत ही आसानी के साथ किरमाडा को वहाँ से छुड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जून बाओ योइर के साथ जंगल में बैठकर बातें कर रहा था। तभी शीमी भागती हुई जंगल में जून बाओ के पास आती है और उसे इस अटैक की खबर देती है। ये सुनते ही जून बाओ फौरन उठकर वहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन जब तक जून बाओ वहाँ पर पहुँचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो देखता है कि वहाँ पर हर तरफ लाशें ही लाशें हैं, कोई शख्स भी जिंदा नहीं बचा था। तभी वहाँ पर उसकी नजर वूजी दल के लीडर पर पड़ती है जो कि आखिरी सांसें ले रहा था। उन्होंने जून बाओ को वूजी दल का लीडर बना दिया और कहा कि अब तुम्हें और शीमी को मिलकर ही वूजी दल की हिफाजत करनी है। वहाँ पर किरमाडा आजाद हो जाने के बाद अपनी बेटी योइर से मिलता है और योइर को अपने साथ वापस घर जाने का बोलता है, लेकिन योइर ने किरमाडा के साथ जाने से इनकार कर दिया और उसने किरमाडा को बताया कि कैसे उसके साथियों ने उसे धोखा दिया। योइर का ये मानना था कि वो लोग सिर्फ किरमाडा की पावर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन किरमाडा को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ उन 8 मार्शल आर्ट दल वालों से बदला लेना चाहता था जिन लोगों ने उसे सालों से कैद रखा। इसके बाद किरमाडा अपने घर पर वापस आ गया। तभी किरमाडा से मिलने के लिए दी कास्ट के कुछ लोग उसके घर पर आए। इन लोगों ने निकाब पहने हुए थे। वो उन 8 कबीले के लोगों को हराने में किरमाडा की मदद चाहते थे। दी कास्ट के लोगों ने ही किरमाडा को जेल से आजाद करवाया था। वो इन लोगों से इनकार करता भी तो कैसे करता, लेकिन अचानक किरमाडा अपनी तलवार निकालता है और उस आदमी के ऊपर अटैक करता है, पर उस आदमी ने बड़ी ही आसानी के साथ किरमाडा के इस हमले को नाकाम बना दिया। दूसरी तरफ जून बाओ अपने आदमियों का बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने उन 8 कबीले के लोगों को खत लिखे। दूसरी तरफ जून बाओ भी अपने लोगों का बदला लेने के लिए उन 8 कबीलों के सरदारों के पास पहुंचा, लेकिन किरमाडा ने इसके पहुंचने से पहले ही उन सभी को मार दिया। इसके बाद जून बाओ देखता है कि किरमाडा अचानक उसके सामने आ गया। ये देखकर जून बाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने किरमाडा के ऊपर अटैक कर दिया और दोनों में खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई। आखिर में जून बाओ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और किरमाडा जून बाओ को जान से मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर योइर आ जाती है और वो किरमाडा से कहती है कि यही वो शख्स है जिसने मेरी जान बचाई थी। ये सुनते ही किरमाडा रुक गया और जो ही वो लोग वहाँ से जाने लगे तभी एक निकाब पहने हुए आदमी ने किरमाडा का रास्ता रोक लिया। किरमाडा ने उस शख्स के ऊपर अटैक कर दिया और इन दोनों में खतरनाक लड़ाई स्टार्ट हो गई, लेकिन बहुत थोड़े टाइम में ही उस निकाब पोश शख्स ने किरमाडा को हरा दिया। ये देखते ही जून बाओ ने निकाब पोश शख्स के ऊपर अटैक किया और इन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो गई। वो शख्स जून बाओ पर भी भारी पड़ रहा था, पर जून बाओ उसके चेहरे का मास्क उतारने में कामयाब हो गया। जो ही उस शख्स के चेहरे से निकाब हटता है तो जून बाओ देखता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का फ्रेंड लिन चुआन था। ये देखकर जून बाओ सख्त सदमे में आ जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लिन ने ही चाबी चुराकर उस लड़की को दी थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शहर के सभी अधिकारी करप्ट हो चुके थे और किसी को भी सिपाहियों और शहर के लोगों की परवाह नहीं थी। यहाँ पर लिन जून बाओ को कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर इस शहर पर हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन जून बाओ उसका साथ देने से इनकार कर देता है। ये सब सुनकर शीमी को लिन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन
लेकिन लिन के एक ही हमले से वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाती है। ये देखते ही जून भाओ लिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो लिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। ये सब देखकर किरमाडा जान चुका था कि इस शख्स का मुकाबला करना आसान नहीं है, इसीलिए किरमाडा जंगल के खतरनाक क्रिएचर को बुलाता है और योई, जून भाओ और शीमी को इसके साथ किसी महफूज मकाम पर भेज दिया और खुद अकेले ही लिन का मुकाबला किया और दलेरी के साथ लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। जंगल में आकर जून भाओ देखता है कि शीमी की बॉडी में जहर पूरी तरह से फैल चुका है और देखते ही देखते उसने जून भाओ की बाहों में ही अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद जून भाओ ने वहीं पर रोते रोते शीमी को दफना दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि दुश्मन फौज के 2 सिपाहियों ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। उन्होंने मिलकर उसे खूब मारने के बाद उठाकर एक दरिया में फेंक दिया। पानी में डूबते हुए उसे किरमाडा अपने गुरु और लिन की बातें याद आने लगी। वो जान चुका था कि उसे अब आगे क्या करना है। इसी दौरान एक सफेद रंग की मछली इसके पास से गुजरती है, जिसके गुजरते ही इसकी शरीर में तब्दीली आना शुरू हो गई और वो खुद को दुनिया का ताकतवर इंसान समझने लगा। इसके बाद वो पानी से बाहर आया और दोनों सिपाहियों को जान से मार दिया। दूसरी तरफ दी कास्ट का प्रिंस लिन से बहुत ज्यादा खुश था। उन्होंने बहुत ही होशियारी के साथ बाकी के 8 दलों का भी खात्मा कर दिया और अब प्रिंस बाकी शहरों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। प्रिंस लिन को अपनी फौज का सिपा सालार बनाता है, लेकिन लिन को सिपा सालार बनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो खुद अकेला ही पूरे चाइना पर हुकूमत करना चाहता था। इसीलिए उसने बाहर मौजूद सभी सिपाहियों को मारकर प्रिंस के ऊपर अटैक कर दिया। वो प्रिंस को मारने ही वाला था, तभी अचानक जून भाओ और योई वहाँ पर आ जाते हैं। अब जून भाओ और लिन की वहाँ पर एक बार फिर से फाइट स्टार्ट होती है। जून भाओ से लड़ते हुए लिन समझ चुका था कि जून भाओ पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अब लिन को भी अपनी पावर इंक्रीज करनी थी, इसीलिए वो जंप लगाकर उस क्रिएचर के ऊपर चढ़ जाता है और उसका दिल निकाल देता है। लिन का ये मानना था कि वो किसी भी बड़े जानवर के दिल को खाकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, लेकिन ये सिर्फ लिन का वहम था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जून भाओ ने उसे वहीं पर जान से मार दिया। इस कहानी के एंड पर हम देखते हैं कि योई और जून भाओ पहाड़ों के दामन में खड़े हैं और एक दूसरे को अलविदा कह रहे हैं और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है।